नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोगों का संविधान में टॉपिक है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का मतलब है कि संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपनी पृष्ठभूमि की वजह से कमज़ोर रहे, पिछड़े रह गए, उनके लिए विशेष प्रावधान। तो वो क्या हैं, वही हम लोग आज देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आरक्षण वाला विषय है ये। तो आइए देखते हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसको आप आरक्षण, तो देखिए इसमें इन अनुच्छेदों के तहत हम लोग पढ़ेंगे, यानी 330, 331, 332, 333, 34, 35, 338 का, 340, 341 और 342। इसमें देखिए कुछ अनुच्छेदों पर स्टार लगे हुए हैं, यहाँ यहाँ, क्योंकि इनको खत्म किया जा चुका है। अभी 2020 में ही संशोधन हुआ और यहाँ पर इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। मैं एक एक करके आता हूँ। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। देखिएगा, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन है। एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व रखी गई हैं लोकसभा में। शुरुआत में नियम था कि 10 वर्ष तक ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन संसद चाहे तो उसे बढ़ाती रह सकती है, तो अभी तक तो ये बढ़ता जा रहा है, अभी ख़त्म नहीं किया गया है। तो ये सीधा सा एक प्रावधान हो गया 330 में, लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर 331 जिस पर स्टार लगा हुआ है, इसमें क्या था? इसमें था आंग्ल भारतीय। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह ऐसे अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी कि आंग्ल भारतीय मनोनयन 2 सदस्य, ये प्रावधान था। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक। हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, और बहुत सारे ब्रिटिश नागरिक भारत में आकर के रहते थे। कुछ तो आज़ादी से 200 साल पहले से रह रहे थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यहीं बस गए थे। आज़ाद हुआ जब देश, तो कुछ लोग चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर रह गए। संविधान के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें भी नागरिकता प्राप्त हो गई, लेकिन संख्या इतनी कम थी, अल्पसंख्यक हो गए थे, और चुनाव जीतना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए कहा गया कि अगर उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में पर्याप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसे 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, और यही प्रावधान चलता रहा। हाल ही में, यानी कि अभी 2020 में, जनवरी 2020 में 104वां संशोधन हुआ और इससे ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। यानी कि देखा गया कि आंग्ल भारतीयों की संख्या हमारे देश में बहुत ही कम है, और इसलिए अब इनके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। मतलब 331 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये जो व्यवस्था थी, अब इसको समाप्त कर दिया गया। इसी 104 संविधान संशोधन के द्वारा ही 333 में जो ये सारी व्यवस्थाएं विधानसभा में होती थी, यानी विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व 1 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था राज्यपाल के द्वारा, इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब देख लीजिए, 331 और 333 में लोकसभा और विधानसभा में क्रमशः 2 आंग्ल भारतीय और 1 आंग्ल भारतीय के मनोनयन का प्रावधान था। ये दोनों प्रावधान संविधान संशोधन 104 के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। बीच में आया 332। तो 332 जैसा कि 330 में लोकसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन है, वैसा ही 332 विधानसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन करता है। इसको आप अब ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, ये 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें 330, 331, 332, 333। 330 लोकसभा के लिए है,
330 और 331, 332 और 333 विधानसभा के लिए है, विधानसभा। अब इसमें जो 330 यानी दोनों में पहला SC ST और दोनों में दूसरा आंग्ल भारती, और आंग्ल भारती वाला समाप्त कर दिया गया है। 334 इसमें क्या है भाई, 334 में इन प्रावधानों के विषय में बताया गया है कि ये जो रिजर्वेशन दिए गए हैं इन अनुच्छेदों में वो 10 वर्ष तक लागू रहेंगे। सरकार चाहे तो इन्हें आगे संसद के माध्यम से विधि बना करके बढ़ा सकती है। तो SC ST वाला भी और आंग्ल भारती वाला भी, इन दोनों का प्रावधान इसमें किया गया था। तो क्योंकि आंग्ल भारती का खत्म हो गया तो इसमें से एक प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया कि अब आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का आगे कोई प्रावधान नहीं रहेगा। इस तरह से आप यहाँ तक चीज़ों को समझ गए। अब हम आते हैं 335, बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिस पर आप परेशान रहते हैं। देखिए 335 में कहा गया है कि यदि SC ST राज्य द्वारा जो पद सृजित किए जाएंगे या जो अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे उसमें अपने प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं तो प्रशासन की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, मतलब रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखा जाएगा प्रशासन की गुणवत्ता का। ये आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण वाला अनुच्छेद है। ये प्रशासन की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए SC ST के प्रतिनिधित्व के दावे को स्वीकार किया जाएगा। अब ये प्रशासन की गुणवत्ता क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि एक वैकेंसी आती है और उसमें कुल 100 सीटें SC के लिए रिजर्व होती हैं। मान लीजिए वैकेंसी चाहे जितनी हो, SC के लिए 100 सीटें रिजर्व हैं, और मान लीजिए कि जो फार्म अप्लाई किया गया SC के द्वारा उसकी संख्या भी 100 थी। तो क्या मतलब है कि ये पूरे के पूरे 100 चयनित हो जाने चाहिए? अगर योग्य हैं तो हो जाने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि इस 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो पाते हैं 0 से लेकर के 10 अंक। कितने में? 100 में, यानी कि 100 में 0 से 10 अंक। तो क्या इनका भी चयन हो जाना चाहिए? जवाब है नहीं। तो फिर किसका चयन होना चाहिए? एक अंक निर्धारित होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सरकार के द्वारा एक अंक निर्धारित होता है। जैसे आपकी SI की परीक्षा में 35% सभी विषयों में और टोटल मिला के 50%, यानी कि 50% अंक पाना आवश्यक है। ये प्रशासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। मतलब कि जितने कैंडिडेट फार्म भरे हुए हैं उन सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सीटें भले ही खाली चली जाएं पर हम प्रशासन की गुणवत्ता को खराब नहीं कर सकते, इसलिए मिनिमम क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक होगा। आप किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, चाहे आपको रिजर्वेशन मिलता हो चाहे रिजर्वेशन ना मिलता हो, क्योंकि अनुच्छेद 335 की पहली शर्त है कि प्रशासन की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए। अब देखिए भाई, अब इसमें कभी कभी होता क्या है, किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो लोग कहते हैं कि इसमें प्रशासन इसमें कट ऑफ अंक का कोई जिक्र नहीं था। जिक्र हो या ना हो, कट ऑफ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ नहीं रखा जाएगा तो प्रशासन की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी, इसलिए कट ऑफ रहेगा। अब वो सरकार के ऊपर है, जितना भी रखना चाहे, जितना उसको लगता है कि प्रशासन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होगा उतना रख सकते हैं। 338 का देखते हैं। 338 और 338 का, यानी कि 338 भी आपको जानना होगा। इसमें SC आयोग का जिक्र किया गया है। देखिएगा, जो SC आयोग यानी अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 338 का में ST आयोग होता है। ये 2003 में इसका गठन किया गया। 338 का भी होता है जिसमें अभी पिछले वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और इसे संवैधानिक
दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया ओबीसी आयोग को। यानी 338 और 338 का और ख में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है क्रमशः 338 का, 338 ख में। ये जो 340 है, इस पर भी हम बात करते हैं। 340 में जो समाज के अन्य पिछड़े लोग हैं उनके लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। समाज के अन्य पिछड़े लोग कौन होता है इसमें? इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। महिला आयोग बनाया गया है, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, ऐसे तमाम आयोगों का गठन हो सकता है जिसको सरकार समझती है कि ये समाज में पिछड़े हुए हैं, तो उनको महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग ऐसे रूपों में जो कोई भी और पिछड़ा उसकी नज़र में लगे उसका उस आयोग का गठन हो सकता है 340 के तहत। अब आता है 341 व 342। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, मैं आपको समझाता हूँ। 340 और 341 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विषय में बताया गया है। देखिए 341 व 342 अनुसूचित जाति एवं जनजाति। ये अनुसूचित जाति और जनजाति होते क्या हैं? कई लोगों का कहना, कुछ जातियों का नाम गिनवाते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ेपन की एक कैटेगरी होती है। कोई भी जाति, कोई भी वंश, समूह, समुदाय इसका हिस्सा हो सकता है। एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति हो सकता है। और आज जो अनुसूचित जाति जनजाति में जातियाँ शामिल हैं वो भी जनरल हो सकती हैं, क्योंकि ये मात्र एक कैटेगरी है, पिछड़ेपन के आधार पर बनाई गई है कि किस प्रकार के पिछड़े हुए लोगों को कौन सी सुविधाएं दी जाएं। तो हम आपको समझाते हैं। जैसे समाज का एक हमारे मानक रहा है कि सबसे पिछड़ा माना जाता है एसटी, उसके ऊपर माना जाता है एससी और उसके ऊपर माना जाता है ओबीसी और पिछड़ा नहीं माना जाता है जनरल को। इन दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी, लेकिन सामाजिक स्थिति थोड़ा अलग थी। एसटी जो होते थे ये जंगलों में रहते थे और समाज के मुख्य धारा का ज्ञान इन्हें नहीं था, सरकारी व्यवस्थाओं का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये सबसे पिछड़े माने गए। मान लीजिए ये यहाँ तक हैं। एससी की स्थिति भी वैसी ही थी, बस अंतर ये था कि इन्हें अपने सिस्टम का ज्ञान था। आर्थिक स्थिति तो एक जैसी थी लगभग, इसलिए इनको थोड़ा सा ऊपर माना गया। इन दोनों के अलावा समाज में जो अन्य पिछड़े मिले उनको ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया और वो यहाँ थे, और जो पिछड़े नहीं माने गए वो यहाँ थे। अब इस तरह का एक ग्राफ बन जाता है। अब इनको सुविधाएं दी जा रही हैं, तो मान लीजिए समय के साथ ये सुविधा प्राप्त करते गए और धीरे धीरे इनकी स्थिति अच्छी होती गई और वो पहुँच गए यहाँ। इनकी स्थिति भी अच्छी हुई, ये पहुँच गए यहाँ, ये पहुँच गए यहाँ। अब देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ इनकी दशाओं में सुधार के साथ जनरल जो है वो एसटी कैटेगरी में जा सकता है, ओबीसी एससी में जा सकता है, एससी ओबीसी में जा सकता है और एसटी जनरल हो सकता है। डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। यानी कि कहा गया है 341 और 342 में कि मनुष्यों के किसी समूह, समुदाय, वंश या जाति को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में घोषित कर सकेगा। राज्यों के मामले में वह संबंधित राज्यपाल से परामर्श करेगा। मतलब कि पूरे देश में किसी समूह, समुदाय, वंश या जाति को राष्ट्रपति अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा,
अपने हिसाब से, मतलब सरकार मंत्रिपरिषद की सलाह पर डिसाइड कर लेगा कि वह कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। अगर ऐसा कोई समूह, समुदाय, वंश या जाति किसी राज्य में पिछड़ा हुआ है तो राज्य सरकार से विचार विमर्श करके उसके अनुमोदन पर वह उस राज्य में उस जाति, समूह, समुदाय को इस कैटेगरी में रख सकता है। इसी को कहा जाता है एससी और एसटी। तो ये जो कुछ वर्ग हैं, यानी कि एससी एसटी को संसद, लोकसभा में आरक्षण, एंग्लो इंडियन, तो ये कट गया, अब नहीं होगा। विधानसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन, 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन, ये भी कट गया। 334 में एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने का प्रावधान और एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को बढ़ाने का प्रावधान, तो एंग्लो इंडियन वाला आधा कट गया, यानी 2 था तो 1 कट गया। 335 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण, प्रशासन की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए, ये भी हो गया। 338 एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा। 340 में अन्य जो पिछड़े हैं उनको दर्जा। 41-42 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विषय में आप सीख चुके हैं। तो ये चैप्टर भी यहाँ हो जाता है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।